नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम धोरण 9 में हिंदी का छठा चैप्टर मेरी बीमारी श्यामा ने दी को आज हम देखेंगे। इनके लेखक का नाम है हरिवंश राय बच्चन, जिनका जन्म सन 1907 ईस्वी सन में हुआ था। उनका निधन सन 2003 में हुआ था। ये जो कहानी है मेरी बीमारी श्यामा ने दी, वो उनके क्या भूलूं क्या याद करूं, वो आत्मकथा में से ली गई है। ये जो कहानी के बारे में हमने उस चैप्टर में भी इसके बारे में कुछ लिखा था और हमने कहानी पढ़ी थी। इसमें हमने देखा था कि जो लेखक की पत्नी का नाम जो श्यामा है, वो लेखक की बीमारी उनके सर पर ले लेती है और वो गुजर जाती है। ऐसा इस कहानी का शीर्षक है, मेरी बीमारी श्यामा ने, वो उसकी बीमारी ले लेते हैं। ये जो कहानी हम पढ़ते थे उसमें हमने देखा था कि लेखक कह रहे थे कि मुझे बहुत बुखार आ चुका था और बुखार इतना था कि अब तो मुझे ट्यूशन में भी नहीं जा पाता था और जो बुखार था वो सुबह कुछ नहीं होता और रात को 102 और 101 और 102 के 3 के करीब होता था बुखार। ऐसा कहते हुए लेखक ने कहा था कि जब मुझे इतना बुखार हुआ तो उनकी पत्नी ने लेखक को कहा कि आप डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास अपनी परीक्षा कराओ। तो लेखक ने कहा कि मैंने टालमटोल किया और फिर भी उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया कि अगर आप जब तक आप डॉक्टर के पास दिखाने के लिए नहीं जाओगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। और लेखक ने कहा था कि अब तो ब्रह्मास्त्र को मानना ही था और वो डॉक्टर मुखर्जी के पास उनको भय था कि कहीं वो मुझ पर शरीर का आक्रमण न कर दे। तो बाद में ये जो डॉक्टर मुखर्जी है, बीके मुखर्जी, उन्होंने लिख दिया। नुस्खा यानी कि हमने देखा था कि हकीम या वैद्य द्वारा बताई गई रोग की औषधि वो उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन आराम करने के लिए कहा। चिंता मुक्त होकर लेखक को आराम करने के लिए वो डॉक्टर बीके मुखर्जी उनको कहते हैं। और लेखक ने कहा था कि ये नुस्खा मुझे परवाना लगा, यानी कि मुझे आज्ञा पत्र लगा। और वो सोच रहे थे अपने मन में कि क्या मेरी विदा का समय आ गया है, क्या इतने ही दिनों के लिए मैं आया था, इतना ही गान गुनगुनाने के लिए आया था, केवल इतना श्रम और संघर्ष करने के लिए आया था, मैं इतने दुख संकट उठाते हुए वो ऐसा सोच रहे हैं। और वो बाद में सोचते हैं कि स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी। उन्होंने अपनी विदा की तैयारी होते हुए भी देखी। बंद होने लगी खुलते ही जीवन मधुशाला। उन्होंने सोचा कि अभी तो मेरी जीवन की ये मधुशाला अभी तो खुली हुई थी, अभी खुली ही थी, अभी तो मुझे बहुत सारे काम करने हैं और वो खुलते ही बंद हो गई।
बाद में वो सोच रहे हैं कि क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी ये स्वयं कर दी। सबसे मर्मवेदी यानी कि दिलों को छू जाने वाले, उनको एक प्रश्न था। सबसे उनको ये जो मर्मवेदी ये प्रश्न था उनको, वो एक ही प्रश्न था कि श्यामा के भाग्य में क्या वैधव्य लिखा है। वैधव्य यानी कि विधवापन लिखा हुआ है। और बाद में लेखक कह रहे हैं कि मुझे मरने से कोई डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लग रहा था, लेकिन जो कठिन लग रहा था वो मरने से पहले जीना वो मुझे बहुत कठिन लग रहा था। और लेखक कह रहे हैं कि आराम के अर्थ होंगे ट्यूशन छोड़ दूँ, यानी कि आराम करने के लिए मैं ट्यूशन भी छोड़ दूँ, स्कूल से भी छुट्टी ले लूँ, बिगैर तनख्वाह के। तनख्वाह यानी कि वेतन, वो हमने देखा था, तनख्वाह यानी वेतन, वो वेतन के बल पर नहीं चला सकते। वो कह रहे कि मैं वेतन के बल पर मैं नहीं चला सकता। कल उनकी बदली हो सकती है, वो शालिग्राम था, केवल उनके वेतन पर हम घर नहीं चला सकते, कल उसकी बदली भी हो सकती है, तब वे पैसा भी नहीं भेज पाएंगे। और महंगी दवाई कहाँ से आएगी, वो ऐसा अपने दिमाग में वो ऐसा सोच रहे हैं कि किताबों की भी आमदनी अनियमित और अनिश्चित है। इसलिए लेखक सोच रहे हैं कि मैं कर्ज अदा करने के मैं वो अपने उसके ऊपर जो कर्ज था वो कर्ज भी अदा करने के लिए वो कम नहीं है, ऐसा वो सोच रहे हैं। हमने वो पैराग्राफ तब तक वहाँ देखा था, अब वहाँ से हम आगे बढ़ पड़े। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी। लेखक ने कहा कि जब वो डॉक्टर पीके मुखर्जी के पास गए थे और उन्होंने थोड़ा नुस्खा दिया और कुछ दिनों के लिए आराम करने को कहा, लेकिन बाद में उनको बहुत सारे अपने दिमाग में बहुत सारे विचार भी आए कि क्या मैं ट्यूशन छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, लेकिन तनख्वाह के बिना तो घर भी नहीं चला सकते, और शालिग्राम की तनख्वाह से तो हम उनकी अकेले की तनख्वाह से हम घर नहीं चला सकते। अगर कल सुबह उनकी बदली हो गई तो वो पैसा भेजने की स्थिति में भी नहीं होगी, तो अब क्या करेंगे सर, मेरे पर कर्ज भी कम नहीं, कर्ज भी बहुत मेरे पर है। बाद में उनकी पत्नी श्यामा ने जब लेखक की ये बीमारी सुनी तो कांप उठी, पर तुरंत संभल भी गई। लेखक कह रहे हैं कि उनकी पत्नी ने जब उनकी बीमारी सुनी तो कांप उठी, लेकिन फिर बाद में वो संभल भी गई, दृढ़ भी हो गई, वो दृढ़ भी हो गई। जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना में सहन नहीं कर सकता। लेखक कह रहे हैं कि मेरी बीमारी के बारे में जब मेरी पत्नी श्यामा ने सुनी तो पहले तो वो कांप उठी, और बाद में तुरंत वो संभल भी गई, जैसे दृढ़ हो गई, जैसे उनको पल भर में ये मालूम हो गया था, उन्होंने अनुभव कर लिया था कि अगर ये श्यामा कह रही है कि मैं अगर कांपती रहूंगी तो ये सहन नहीं कर सकेंगे, इसलिए वो
तुरंत ही संभल गई और दृढ़ भी हो गई। इस खबर से मेरे माता पिता को लकवा सा मार गया। लेखक कह रहे हैं कि जब मेरी बीमारी के बारे में मेरे माता पिता ने सुना तो उनको भी लकवा सा मार गया, क्योंकि ये बीमारी बहुत ज्यादा भयंकर थी। इसलिए लेखक ने जब उनके माता पिता को ये बीमारी के बारे में बताया तो उनके माता पिता को भी लकवा मार गया। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे। लेखक कह रहे हैं कि जो उनके पिताजी थे वो थोड़ा धैर्य वाले थे, लेकिन माता पिता को दोनों को लकवा सा मार गया। लेकिन उसमें पिताजी थे वो थोड़े धैर्य वाले थे, इसलिए वो संभल गए, लेकिन माता को थोड़ा सा लकवा मार गया। उन्होंने उनसे कहा, लेखक कह रहे कि मेरे माता पिता ने मुझे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बैठकर भी तुम्हारा इलाज करेंगे। लेखक ने कहा कि जब मेरी बीमारी के बारे में मेरे माता पिता ने सुना तो पहले तो उनको लकवा सा मार गया, लेकिन पिताजी थोड़े धैर्यवान थे, इसलिए उन्होंने लेखक को आकर कहा कि तुम घबराओ नहीं, हम अपना घर भी बेचकर भी तुम्हारा इलाज करेंगे। शालिग्राम असमर्थता की एक उसास लेकर रह गए। उसास यानी निराशापूर्वक सांस, निराशापूर्वक सांस, उसास यानी निराशापूर्वक सांस। वो जो शालिग्राम था वो असमर्थता के कारण उसास लेकर रह गए, यानी कि वो निराशापूर्वक सांस लेकर रह गए। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। लेखक कह रहे हैं कि मैंने कुछ दिनों के लिए स्कूल से और ट्यूशन से और स्कूल से दोनों जगह से मैंने छुट्टी ले ली, क्योंकि वो बीमार बहुत थे। इसलिए लेखक कह रहे हैं कि मैंने दोनों जगह से ट्यूशन और स्कूल से भी मैंने छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपये पड़े थे। जो किताब बिक रहे थे, किताब बेच रहे थे, वो यही कह रहे थे कि मेरी जो किताब से किताब बिकी थी उनसे जो थोड़े रुपये थे वो भी मेरे पास पड़े थे, उनसे दवाई मंगवाई और चारपाई पर लेट गया। लेखक के जो मेरे पास जो किताब बिक्री के जो पैसे थे उनसे मैंने दवाई मंगवाई। तो मैंने किताब बेचकर जो पैसा कमाया था वो मैंने रखा था और उनसे मैंने दवाई मंगाई और चारपाई पर मैं लेट गया। श्यामा की सेवा का साकार हो गई। श्यामा की सेवा साकार हो गई। सेवा साकार यानी कि सेवा साकार यानी कि सेवा की मूर्ति, सेवा की मूर्ति, इनको हम सेवा साकार। श्यामा की सेवा साकार हो गई, यानी कि श्यामा की सेवा जो उनकी पत्नी थी श्यामा, उनकी सेवा साकार हो गई, यानी कि श्यामा सेवा की मूर्ति हो गई। डॉक्टर ने निश्चित होकर आराम करने के लिए कहा था। ये जो बीके मुखर्जी जो डॉक्टर थे उन्होंने लेखक को
निश्चित होकर आराम करने के लिए उनको कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था चिंता के लिए, लेखक कह रहे थे कि उनको बुखार था, इसलिए वो उनके पास जो किताबें थी वो बिक्री थी, उससे जो रुपये पड़े थे उनसे उन्होंने दवा मंगवाई और वो चारपाई पर लेट गए थे और डॉक्टर ने भी उनको निश्चित होकर आराम करने के लिए कहा था। और लेखक कह रहे हैं कि जब बहुत कुछ करने को रहता था, जब बहुत कुछ करने के लिए रहता था तो चिंता के लिए समय कहाँ था मेरे पास। जब बहुत सारे कुछ करने के लिए, जैसे ट्यूशन में जाना, वहाँ जाकर स्टूडेंट को पढ़ाना, स्कूल में जाकर पढ़ाना, तो तब जब बहुत कुछ करने को रहता तब मेरे पास चिंता के लिए कोई समय नहीं था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। कह रहे हैं कि जब मेरे पास बहुत कुछ करने को रहता था तब चिंता के लिए कोई समय नहीं था। अब तो कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने ट्यूशन से और स्कूल से सभी जगह से उन्होंने छुट्टी लेकर चारपाई पर लेट गए, दवाई लेकर वो चारपाई पर वो लेट गए। इसलिए लेखक कह रहे हैं कि अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की। लेखक कह रहे कि मुझे सबसे बड़ी चिंता वो थी जो कर्ज उनके सर पर चढ़ा हुआ था, बहुत सारा कर्ज उनके सर पर चढ़ा हुआ था, वो सबसे ज्यादा चिंता के विषय उनके लिए था कि अब वो उसका कर्ज कैसे उतारेंगे और उनका कर्ज कैसे दे पाएंगे, पैसा जिनके पास से लिया था उनको वो कैसे वो वापस दे पाएंगे। वो सबसे बड़ी उनकी चिंता वही थी, कर्ज की चिंता उनकी थी। मेरा इलाज हो या ना हो पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए। लेखक कह रहे कि मेरा अगर ये जो बीमार है उनका इलाज, तो बीमारी है उनका इलाज हो या न हो, लेकिन कर्ज की किस्तें, कर्ज की किस्ती तो जानी ही चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारा कर्ज हुआ करता था। इसलिए वो कह रहे कि अगर कुछ भी हो जाए लेकिन कर्ज की किस्ती तो होनी ही जानी ही चाहिए। उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी। उसकी नियमित अदायगी यानी कि देना, पैसे चुकाना, अदायगी यानी कि पैसे चुकाना, अदायगी यानी देना यानी कि पैसा चुकाना। और साथ साख जुड़ी थी। साख यानी इज्जत, प्रतिष्ठा, साख यानी इज्जत, प्रतिष्ठा, अदायगी यानी देना, पैसा चुकाना, और साख यानी कि इज्जत, प्रतिष्ठा जुड़ी थी। लेखक कह रहे हैं कि जो मेरे पर कर्ज था उसकी नियमित देने के लिए साथ ही मेरी साख जुड़ी थी, मेरी इज्जत, मेरी प्रतिष्ठा उनके साथ जुड़ी हुई थी। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। उसका जाना मेरे मरने से ही पहले मेरी मौत होगी। लेखक कह रहे हैं कि उसका जाना मेरे मरने से पहले ही उनकी मौत होगी। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। लेखक कह रहे हैं कि श्यामा के लिए मैं दर्पण यानी आईना,
लेखक कह रहे थे जो श्यामा उनकी पत्नी थी, उनके लिए तो वो पारदर्शी, वो आईने थे। उसने पूछा किस बात से चिंतित हो? उनकी पत्नी श्यामा ने लेखक को पूछ रही है कि आप किस बात से जो आप चिंता में घिरे हुए हो, आप कौन सी ऐसी बात है जो आप चिंतित हो, किस बात से आप चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी? उनकी पत्नी जो श्यामा थी वो उनको समझा रही कि अगर आप चिंता ही खाते रहेंगे तो फिर आप जो इतनी महंगी अपनी किताब के जो बिकी हुई किताब के जो पैसे पड़े थे उनसे जो आप ये दवाएं लाए हैं जो अच्छे होने के लिए, वो दवाएं क्या लाभ करेगी? आपकी दवाएं आपको क्या लाभ पहुंचाएगी? अगर आप चिंतित रहेंगे तो ये दवा आपको कोई लाभ नहीं पहुंचाएगी। मैंने कहा ट्रैक सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्ज है, करीब 100 अन्य मित्रों के। ये जो लेखक के ऊपर जो कर्ज था वो उसके बारे में यहाँ बातचीत कर रहे थे। लेखक कह रहे थे मेरी पत्नी ने मुझे जब कहा कि चिंता ही खाती रहेगी तो दवा का क्या लाभ पहुंचाएगी, तो लेखक ने कहा कि मैंने कहा कि ट्रेक सोसाइटी जो सोसाइटी में रहे उनके सोसाइटी वालों के साथ उनको 400 और कर्ज के करीब 100 उनको अन्य मित्रों से उनको कर्ज था। जो ये बताया गया है उनका कर्ज के बारे में है। अन्य 100 और उनके मित्रों के पास से जो उनका कर्ज था वो इतना कर्ज उनके ऊपर था। यहाँ हमने इस पैराग्राफ में हमने देखा कि लेखक को जो बीमारी होती है वो उनके बारे में जब उनकी पत्नी श्यामा सुनती है तो वो काम करती है और बाद में वो सफल भी जाती है। और बाद में उनके माता पिता को, लेखक के माता पिता को ये उसकी बीमारी के बारे में पता चलता है तो उनको लगवा मार जाता है। और वो पिता थे वो थोड़े से धैर्यवान थे इसलिए वो ठीक हो गए, लेकिन माता को लगवा मार जाता है। और उनके पिता भी उनसे लेखक को कह रहे हैं कि आप घबराओ नहीं, हम अपना घर बेच कर भी तुम्हारा इलाज करेंगे। और बाद में लेखक ने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से वो छुट्टी ले लेते हैं और जो किताबों बेची हुई जो पैसा, किताबों बेचने से जो पैसा उनको मिला था और पैसे से वो दवाएं मंगवाते और 4 पाई पर वो लेट जाते हैं। और जो श्यामा उनकी पत्नी थी वो सेवा की मूर्त बनकर उनकी सेवा करती है। और बाद में जो डॉक्टर होता है वो उनको निश्चित होकर आराम करने के लिए कहते हैं। तो लेखक सोच रहे हैं कि जब बहुत कुछ करने को रहता था तो चिंता के लिए कोई समय कहाँ मेरे पास नहीं था। अब तो चिंता ही चिंता करने को है क्योंकि अब तो मेरे पास कोई काम नहीं है। ट्यूशन में और स्कूलों में से उन्होंने छुट्टी ले रखी हुई है, इसलिए अब तो सिर्फ चिंता करने को है। और विशेष चिंता लेखक कह रहे हैं मुझे विशेष चिंता है मेरे सर पर जो कर्ज है उनकी मुझे सबसे ज़्यादा वो कर्ज की मुझे चिंता है। लेखक कह रहे कि मेरा इलाज अगर हो या ना हो पर कर्ज तो किसी पे हो जानी चाहिए और उसकी नियमित अदायगी से साथ मेरी साख जुड़ेगी, यानी कि जो पैसा देना था लेखक को अदायगी यानी कि देना, पैसा चुकाने से उनकी प्रतिष्ठा
इज्जत उनकी जुड़ी हुई थी। और लेखक कह रहे हैं कि उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मौत होगी, ऐसा वो सोच रहे। बाद में वो बोल रहे तो मेरी पत्नी श्यामा है, श्यामा के लिए मुझे पारदर्शी दर्पण था, यानी कि आईना था। और बाद में श्यामा उनकी पत्नी उनको पूछ रही कि आप चिंतित क्यों हो, आप चिंता ही करते रहोगे तो ये विवाह से कोई लाभ नहीं होगा। बाद में ये कह रहे हैं कि मेरी सोसाइटी के मुझ पर 400 और करीब 100 अन्य मित्रों से मेरा मुझ पर कर्ज है, ऐसा वो कह रहे हैं। इसमें हमने बहुत सारे शब्दार्थ देखे, जैसे उषास यानी कि निराशापूर्वक, सेवा साकार यानी कि सेवा की मूर्ति, अदायगी यानी कि देना, जैसे पैसे चुकाना, और दर्पण यानी कि आईना। ऐसे हमने बहुत सारे शब्द इस पैराग्राफ में हमने देखे। जो भी यहाँ दिखाया गया पैराग्राफ में शब्द वो आपको अपनी फेसबुक में होमवर्क के रूप में वो आपको लिखना है। ये जो पैराग्राफ दिया गया है वो आपको किसी को वो लिखना नहीं है, लेकिन आपको ये जो शब्दार्थ है वो आप लोगों को अपनी फेसबुक में लिखना